हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड गुरुजी में। दोस्तों, अभी तक हमने अधिकारों का मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ा था और उसके पहले ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लिबर्टी और फ्रीडम। दोस्तों, यह नोट जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए यह बहुत बेहतरीन नोट्स है। आप इस नोट्स बना के पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल और मध्यकाल में विशेष विशेषाधिकारों का प्रचलन था, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का कोई अर्थ या महत्व नहीं था, जहां राज्य ही सब कुछ था। 15वीं शताब्दी में इन्हीं विशेषाधिकारों के विरोध में पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन के पश्चात मध्यकाल का अंत हुआ और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत हुई और इसी समय स्वतंत्रता और समानता का जन्म हुआ। इसीलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता को पुनर्जागरण आंदोलन का संतान कहा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता का उदय 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान परिभाषित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पुनर्जागरण जागरण आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार पर सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता की मांग की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिए वीडियो को और सारे वीडियो को रिवीजन कर डालिए। देख लीजिए, आप में बदलाव बिल्कुल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा है। जैसे जैसे उदारवाद में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे स्वतंत्रता में परिवर्तन होता गया। जहां नकारात्मक उदारवाद में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया, वहीं सकारात्मक उदारवाद में एवं लोक कल्याणकारी राज्य में सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। आगे देखते हैं दोस्तों। वहीं नव उदारवाद में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया और नकारात्मक उदारवाद की तरफ से लौटने का प्रयास किया। दोस्तों, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक राज्य का कार्य केवल तीन कार्य थे। आवश्यक कार्य में तीन कार्य होते थे: सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। लेकिन 20वीं शताब्दी में इसका दृष्टिकोण बदल गया। यह लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा। स्वतंत्रता उदारवाद की केंद्रीय आवश्यकता है। उदारवाद में नकारात्मक स्वतंत्रता, ये अब दिखाई देगा आपको। सकारात्मक उदारवाद अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता, इसी में लोक कल्याणकारी राज्य भी जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है नव उदारवाद या उदारीकरण। इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता स्थापित है। थोड़ा ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में नकारात्मक स्वतंत्रता, इसकी स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता था, यानी प्रतिबंधों का अभाव। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं था, बिल्कुल व्यक्ति स्वतंत्र था, इसीलिए इसको नकारात्मक स्वतंत्रता कहा गया, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन 20वीं शताब्दी में सकारात्मक स्वतंत्रता स्थापित हुआ और इसकी अंग्रेजी फ्रीडम बन गई। अनुचित प्रतिबंध हटे और उचित प्रतिबंध लगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता की अंग्रेजी लिबर्टी होती है, जो लैटिन शब्द लीवर से बना होता है, जिसका अर्थ प्रतिबंधों का अभाव होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवाद कहा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए एक मिनट दोस्तों, हाँ, नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उसे वैसा करने से न रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उसे वैसा करने से न रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह से दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। आगे देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक लाक हैं, जीएस मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, स्पेंसर हैं, आदि का नाम आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के कार्य को सीमित कर दिया जाता है और एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, उसे करने की पूरी छूट दी जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं न्याय के कार्यों तक ही सीमित रहता था। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। इन तीनों क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी।
नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक उदारवाद ये व्यक्तिवाद की देन है। नकारात्मक शब्द की अंग्रेजी लिबर्टी होती है, जो लैटिन शब्द लीवर से बना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जिसका अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिबंध हटाए जाएं और सबको समान स्वतंत्रता दी जाए, अर्थात यह अपनी मन मर्जी से जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिबंध हटाए जाएं और सबको समान स्वतंत्रता दी जाए, अर्थात यह अपनी मन मर्जी से जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे वैसा करने से न रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न न करता हो। उसे नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य के बल उसे वैसा करने से न रोका जाए, बशर्ते वह उसी तरह के दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। नकारात्मक स्वतंत्रता के अनुसार राज्य केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रहे, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप न करे और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए खुला छूट दे। उसका मानना है कि व्यक्ति अपने हितों को स्वयं जानता है। यह राज्य को एक रेफरी के रूप में मानता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक लाक हैं, जे.एस. मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, स्पेंसर हैं, ह्यूम आदि माने जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि यदि राज्य का नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक लाक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, स्पेंसर, ह्यूम आदि माने जाते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि यदि राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी। लाक के अनुसार कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना है, न कि कम करना है। चलिए, लाक पुनः लिखते हैं कि जहाँ विधि नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। लाक कहते हैं कि कानून स्वतंत्रता का साधक है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन किया है और कहा कि सभी व्यक्तियों को बाजार में खुला छूट देना चाहिए। जब सभी अपनी आय में वृद्धि कर लेंगे तो राष्ट्रीय आय में स्वमेव वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ व्यक्ति को अकेले छोड़ दो। हर्बर्ट स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी किताब मैन वर्सेस स्टेट में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि जिस व्यक्ति में क्षमता होगी वह जीवित रहेगा और जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं रहेगी वह मर खप जाएगा। स्पेंसर का कथन है, देखते हैं क्या कथन है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति वह करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता है, यदि वह किसी अन्य मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। स्पेंसर को वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। स्पेंसर ने अपनी किताब मैन वर्सेस स्टेट में पुलिस राज की परिकल्पना की। स्पेंसर का प्रसिद्ध कथन है, प्रत्येक व्यक्ति वह सब कुछ करना चाहता है जो वो करना चाहता है, बशर्ते वह उसी तरह की दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा न उत्पन्न करता हो। स्पेंसर ने नकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या जे.एस. मिल ने किया। जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी है। इसी में नकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार का प्रतिपादन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जे.एस. मिल ने इसी पुस्तक में लिखा कि मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है। मस्तिष्क का अर्थ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शरीर पर इसका अर्थ है कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता का तात्पर्य है, आगे देख लेते हैं इसको, ये थोड़ा सा अलग है। स्वसंबंधी कार्य और अन्य संबंधी कार्य। स्वसंबंधी कार्य में व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित कार्य और अन्य संबंधी कार्य में जिसका समाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक हित के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस कथन में दो बातें निकल कर आती हैं। मस्तिष्क का अर्थ भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जे.एस. मिल ने इस मामले में असीमित स्वतंत्रता के समर्थक थे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये राज्य में पागलों एवं मूर्खों को भी बोलने की पूरी आज़ादी देना चाहते थे। मिल का प्रसिद्ध कथन है, क्या है, 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जितना अन्य 9 नहीं है।
आगे देखते हैं दोस्तों। मील पुनः लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मील पुनः लिखते हैं, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो संपूर्ण समाज को यह अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति को चुप करा सके, और यदि वह व्यक्ति शक्तिशाली हो तो संपूर्ण समाज को चुप नहीं करा जा सकता। आगे देखते हैं दोस्तों। जेएस मील सांसदों को संसद में बोलने की पूरी आज़ादी देना चाहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। शरीर का अर्थ कार्य की स्वतंत्रता। मील ने कार्य को दो भागों में बांटा है, एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा अन्य संबंधी कार्य। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्व संबंधी कार्य जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है, इसी पर राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। स्व संबंधी कार्य में केवल आत्मरक्षा के आधार पर ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। मील का कथन है, मानव जाति व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है, वह है आत्मरक्षा। अन्य संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है और सामाजिक हित को ध्यान में रखकर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे चलकर मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना हुई। आलोचकों में प्रथम नाम बार्कर का आता है। बार्कर ने मील को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। आलोचकों ने कहा कि मील के स्वतंत्रता संबंधी विचार को आज स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के कारण जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। आज आत्महत्या को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मील अति बौद्धिक व्यक्ति थे और एक बौद्धिक समाज की कल्पना करते थे। मील मानते थे कि समाज के लोग अच्छी चीज़ को ग्रहण करेंगे और बुरी चीज़ को त्याग देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। देखो वीडियो को पूरा देखो और सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।